प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे टिप्स। सुबह 11 बजे से शुरू होगी पीएम की चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीतीश कुमार को दी बधाई। एनडीए सरकार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की बधाई दी। सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा जी को हार्दिक बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में करेंगे पूजन दर्शन। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बुलाई बैठक। सपा के विधानमंडल दल कार्यालय में होगी बैठक। सपा के सभी विधायक मिलकर बैठक में रहेंगे मौजूद। नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राजधानी लाइव। तो आइए करेंगे शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज होंगे। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। अगले सप्ताह अंतरिम बजट पेश करेंगी। वह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किए। यह किसी वित्त मंत्री द्वारा पेश सर्वाधिक बजट है, लेकिन देसाई ने अंतरिम बजट समेत लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदंबरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं को लगातार 5 बजट पेश किए थे। जी हाँ, इन नेताओं ने लगातार वो 5 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 से 1964 के बीच 5 सालाना बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए थे। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का पेश होने वाला अंतरिम बजट बता दें कि लेखानुदान होगा। यह सरकार को अप्रैल मई के आम चुनावों के बाद नई सरकार आने तक कुछ निश्चित मदों में खर्च करने का अधिकार देगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सोनी जी, सीतारमण वो 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। वहीं इसके साथ कहा जा रहा है कि वो एक रिकॉर्ड भी कायम करेंगी। अब पिछले कई मंत्रियां जो वित्त मंत्री थे, उनके बराबरी में भी वो आ जाएंगी। तो इस बजट को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या खास होने वाला है इसमें? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 6वीं बार अपना बजट पेश करेंगे और एक ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि देश में चुनाव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव को लेकर उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में निर्मला सीतारमण का यह बजट लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो कुछ न कुछ ऐसे घोषणा जरूर होती है जो कहीं न कहीं आम जनमानस, आम लोगों के फायदे की बात हो। जी बिल्कुल, जब भी चुनाव आता है तब ये चुनाव हर चीज को प्रभावित करता है, और ऐसे में बजट का पेश होना तो कहीं ना कहीं ये बजट भी खास होने वाला है। तो क्या खासियत होगी इसमें? देखिए, बिल्कुल आम जनता के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी लोगों को काफी परेशान कर रही है। तो महंगाई कम करने के लिए जो बाजार भाव है, क्योंकि महिलाओं को खासा ख्याल रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सुविधा दी जाए, क्योंकि अगर परिवार की एक महिला भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा और काम से प्रेरित होती है तो परिवार का सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की महंगाई है, गैस सिलेंडर के भाव बढ़े हुए हैं और इस तरह की चीजें अगर होती है गैस पर, तो महंगाई का इसका असर कम जरूर होगा। अगर असर कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा कहीं न कहीं महिलाओं के लिए काफी अच्छा हो सकता है, युवाओं के लिए अच्छा हो सकता है।
क्योंकि पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं से भी बात किया, जो नए मतदाता हैं, युवा लड़के हैं, युवा हैं, उनके साथ उन्होंने बात विचार किया था। इसके अलावा आज जो परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा युवा युवतियां जुड़ेंगी। तो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अच्छा बजट हो सकता है, इस तरह की उम्मीद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, पीएम मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जी, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बजट जो है इस बार खास होने वाला है, और इसकी एक वजह ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिन की दूरी पर है, तो इसलिए इस बजट को काफी खास माना जा रहा है। और अगर हम आपके अनुसार बात करें तो महिलाओं और युवाओं को इस पर जो है खास ध्यान दिया जाएगा इस बजट में, उनको लेकर के। और अभी हाल फिलहाल में ही, सही कहा आपने कि अभी हाल फिलहाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं से बात की, तो ये जो बजट होगा इस बार जो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, तो क्या उन्होंने इसको लेकर अभी तक कुछ बातें, मतलब क्या कोई ऐसी बात सामने आई जिस पर कोई किसी एक विशेष चीज पर ज्यादा ध्यान दिया गया हो कि हाँ ये जो है इसमें सबसे ज्यादा विशेष रहेगा? देखिए, एक समझने वाली बात है, जब भी चुनाव आता है तो सरकारें कोई भी हो, वो चाहती है कि लोगों को राहत क्या दिया जा सके। जी जी, क्योंकि जब राहत दिया जाएगा तभी लोग जो है वोट बैंक उनका बढ़ेगा। ऑब्वियसली तो जी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त केंद्र में है, कई राज्यों में भी है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी कोशिश होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को महंगाई से निजात दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो फायदे पहुंचाए, मेडिकली फायदे किया जाए। तो हॉस्पिटल की तरफ से कुछ सुविधाएं लोगों को मिल सकती है। महिलाओं को महंगाई पे गैस सिलेंडर और साग सब्जी पे महंगाई पे जो है कुछ लगाम लगाया जा सकता है, उनको राहत मिल सकती है। युवाओं को शिक्षा रोजगार में यह मदद मिल सकती है। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद लोगों को है कि अगर इस बार बजट होगा तो कई वर्गों के लिए हो सकता है अच्छा, महंगाई के लिए हो सकता है, रोजगार के लिए अच्छा हो सकता है, और तमाम नौकरियां जो है उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की उम्मीद लोग लगाए हैं। लेकिन अब निर्मला सीतारमण छठवीं बार जब अपना बजट पेश कर देंगी, ऐतिहासिक बजट होगा, कई रिकॉर्ड वो तोड़ने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्णकालिक ये बजट होगा, क्योंकि 5 बार लगातार उन्होंने बजट दिया, ये छठवीं बार जो है वो बजट पेश कर रही है। तो कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर लोगों को लगी हुई है। अब ऐसे में इंतजार का वक्त है, क्योंकि अब 2 दिन के बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा, जिसमें काफी लोगों को, काफी वर्गों को इस बात का इंतजार है कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है। जी बिल्कुल, इस बजट का इंतजार तो वैसे सभी को रहता है, लेकिन देखिए एक और विशेष चीज हो जाती है। वैसे इस देश में अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल भी कुछ सस्ती है नहीं, और रही बात इस भागम दौड़ी दौर की बात करें तो आजकल सभी लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में होते हैं, जिसकी वजह कर वो वाहन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में पेट्रोल डीजल की अगर हम कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी आसमान छू रहा है। अगर ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत मिल जाए लोगों को, इसमें अगर कमी आ जाए, वैसे गैस सिलेंडर भी अपने आप में आसमान छू रहा था उसकी कीमत, तो अगर उसकी कीमत में भी कमी आती है तो जाहिर सी बात है गृहिणियों को इससे आसानी तो होगी ही। लेकिन अगर बात हम काम पर जाने वाले लोगों की करें तो पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कोई बात है कि क्या उसके दाम में, उसकी कीमत में कोई कमी आएगी? देखिए, सरकार के हाथ में यह होता है कि कैसे पेट्रोल डीजल या गैस सिलेंडर को कम किया जा सके। जी बिल्कुल। सरकार जो सरचार्ज होता है उसे अगर कम करती है, यानी कि अपने खाते में जाने वाले जो मुनाफे है जी उसे अगर कम करती है, तो इसका फायदा आम जनता को होता है। जी बिल्कुल। तो सरकार को यह तय करना है, क्योंकि सामने चुनाव है। ऐसे में सरकार जो टैक्स लेती है, जो सरचार्ज एक्स्ट्रा पे लेती है, वो अगर अपने आप से कम करती है तो जाहिर तौर पर लोगों को इसका फायदा होगा। अब सरकार जो अलग अलग राज्यों के सरचार्ज है, महाराष्ट्र के अलग हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हो सकते हैं, बिहार के अलग हो सकते हैं, अगर सरकार इस पर लगाम लगाए तो जाहिर तौर पर लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। और आने वाले समय में सरकार को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि सरकार जब अच्छा काम करेगी जाहिर तौर पर लोग उनको वोट बैंक देंगे, वोट देंगे। अभी पीएम मोदी चुनने जाने चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर के अलावा और क्या कुछ अच्छा हो सकता है, सरकार की नजरें इस पे टिकी हुई है। तो जाहिर तौर पर अगर सरकार की पूरी तरह से इस पर निगाह टिकी है तो आम जो बजट आएगा वो भी आम जनता के लिए कितना बेहतर हो सके उस पर भी सरकार की नजर टिकी हुई है होगी। तो कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो कई वर्गों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, इस तरह की उम्मीद लोग लगाकर अब चर्चा कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, तो अब कहीं न कहीं पूरे देश की नज़र 1 फरवरी यानी कि जो सीतारमण हैं उनके बजट पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या कुछ राहत देने वाली हैं देशवासियों को बजट पर। तो ख़ैर वैसे आपने सही कहा कि अगर जनता को फ़ायदा देगी सरकार तो फ़ायदा सरकार को भी होगा, क्योंकि टाली दोनों हाथ से बजती है और वक़्त चुनाव का है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर सरकार ने जनता को राहत दिया तो जनता भी सरकार को राहत देगी वोट देकर। तो ख़ैर जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम रामनगरी पहुंचेंगे। सुबह पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से आने वाले अतिथियों, वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के दर्शन पूजन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए बता दें कि इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राजीव शिब्बर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, अयोध्या से खबर है कि आज फिर जो है पीएम जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और वो वहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं खबर ये है कि वो पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे, उसके बाद ही वो बैठक लेंगे। वैसे जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लगातार जो है श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है अपने रामलला के दर्शन करने के लिए बेताब है, जिसकी वजह कर वो रातों को लाइन लगाए हुए भी दिखते थे कि सुबह जब द्वार खुले तो पहले दर्शन हमें मिले। तो अब जो है आज जो सीएम जा रहे हैं वहां पर समीक्षा बैठक करने के लिए, और कहा जा रहा है कि वो पूरी बैठक समीक्षा करेंगे कि जो मेहमान आएंगे, जो अतिथि उनके आएंगे, जो वीआईपीज होंगे, तो उनके इंतजामात कैसे इंतजामात चल रहे हैं या क्या कुछ उनके इंतजामात किए जाने चाहिए। तो वैसे आज के सीएम के दौरे को लेकर क्या जानकारी, वहां पर अभी अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है कि सीएम आएंगे तो किन चीजों पर चर्चा होगी? जी हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोपहर 12 बजे जो है अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। और जैसा पता चला कि अभी वो गोरखपुर से चल के वो दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और आने के बाद सबसे पहले वो रामलला और हनुमान लला का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद अयोध्या में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो राम पथ का कार्य चल रहा हो, चाहे जो भक्ति पथ का कार्य चल रहा हो, जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका जो वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वो खुद मौके पे जाके देखेंगे कि कार्य कितनी प्रगति पे है, कार्य कैसे चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो अयोध्या में जो एक श्रद्धालुओं का जो रेला लगा हुआ है, रोज कम से कम 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद जताई जाती है और उतने ही श्रद्धालु आते भी हैं। तो उसको लेके भी, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी सारी व्यवस्थाओं को लेके भी सीएम जो है बैठक करेंगे। अयोध्या में ही वो बैठक उनकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं के आने की संख्या और बढ़ सकती है। प्रतिदिन जो है लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का जो है आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेके उनकी सुरक्षा में ये किसी प्रकार की कोई भी खामी ना हो, प्रशासन एकदम मुस्तैद रहे। इसको लेके वो आला अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो भयंकर ठंड पड़ रही है उस ठंड को लेके भी, कि श्रद्धालुओं को ठंड से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जगह जगह अलाव जलाए जाए उनके लिए, उनको और भी सुविधाएं प्रदान की जाए, उसको लेके माना जा रहा है कि वो एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उसके साथ साथ अयोध्या में 31 जनवरी से वीवीआईपी मूवमेंट का होना माना जा रहा है, कि अलग अलग राज्यों से जो है वहां की कैबिनेट पूरी आके रामलला का दर्शन करेगी, जिनको की अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है सारी कैबिनेट्स को, अलग अलग राज्यों की। तो उनको लेके भी वो समीक्षा बैठक करेंगे कि वीवीआईपी मूवमेंट के चलते, जब वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा तो जो आम श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आम नागरिक भी जो है सुविधा से और अच्छे तरीके से भगवान रामलला का दर्शन कर सके। और साथ साथ जो भी वीवीआईपी मूवमेंट होंगे उसमें भी उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो लोग भी अच्छे से दर्शन कर सकेंगे। उसको लेके भी एक रणनीति तैयार करेंगे अधिकारियों के साथ, क्योंकि 31 तारीख को त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो अपनी कैबिनेट को लेके आएंगे और 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट को लेके दर्शन करने आएंगे। उसके साथ ऐसे ही लगातार ये क्रम चलता रहेगा, जो कि लगभग जो भी भाजपा के राज्य है, मतलब भाजपा शासित राज्य हैं,
उनके मुख्यमंत्री अपने अपनी कैबिनेट लेके अपने अपने वीवीआईपीज को लेके वो दर्शन करने लगातार यहाँ आने वाले हैं। तो उसकी तैयारियों को लेके भी मुख्यमंत्री आज जो है लोगों से, अधिकारियों से अपनी जो है गहन चर्चा करेंगे। जी, मतलब कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार अयोध्या में था ही। अयोध्या का दौरा, वो अयोध्या का रुख जो है वो लगातार कर रहे थे और वहां जाकर के समीक्षा बैठकें कर रहे थे और निरीक्षण कर रहे थे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा होगा अयोध्या में। आदित्यनाथ का जो है ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा दौरा है। अच्छा। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उसका जो नेक्स्ट डे था, हम जिसको कहें 23 जनवरी, 23 जनवरी को जो भक्तों की एक भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसको लेके प्रशासन की भी हाथ पैर फूल गए थे। कम से कम 5 लाख से अधिक राम भक्त आ गए थे और व्यवस्था हो गई थी। उसको लेके मुख्यमंत्री को यहाँ अचानक आना पड़ा था और देर शाम वो अचानक अयोध्या पहुंचे और उन्होंने स्वयं जो है ग्राउंड जीरो पे उतर के स्वयं पूरी स्थिति को संभाला और जायजा लिया। उनके साथ प्रदेश के आला अधिकारी पहुंचे। उसके बाद देर रात उन्होंने तमाम बैठकें की कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भी किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना मचे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले है, और एक जो है समुचित तरीके से लोग दर्शन कर सकें। उसको लेके उन्होंने एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार की थी। उसको लेके आज ये उसी क्रम में मुख्यमंत्री आज दूसरी बार आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और आज ये फिर से एक पूरी अपनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों से ये पूरी इस संबंध में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 23 तारीख जो थी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की जो पहली सुबह थी और जो मंदिर के द्वार जो खोले गए दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, वो 23 तारीख की सुबह ही वो दिन थी जब आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार पहली बार दर्शन के लिए खोल दिए गए कि अब जो है आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन तो ये खबर लगातार बनी थी कि श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ जो है वो मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी कि अब हम अपने रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन ये जो भीड़ उमड़ी, कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को, पुलिस जो वहां पे मौजूद थे वो संभाल नहीं पा रहे थे और एक भगदड़ सा माहौल हो गया था। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि एक व्यवस्था बनाई गई। जी हाँ, उस व्यवस्था में ये बात थी कि जो पहले जो है वो पहले बुजुर्ग दर्शन करेंगे, फिर महिलाएं दर्शन करेंगी, इस हिसाब से दर्शन चलेंगे। वहीं फिर पुलिस ने दूसरे दिन ये भी अपील की थी कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं वो 1 हफ्ते के बाद का ही अपना जो है वो प्लानिंग करें दर्शन के लिए। तो क्या जो अभी जो दर्शन चल रहे हैं क्या उसी हिसाब से चल रहे हैं, उसी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं? जी हाँ, अभी जो दर्शन चल रहे हैं वो जो है बहुत ही एक समुचित और एक आसान प्रक्रिया से कराए जा रहे हैं। बुजुर्गों को और विकलांगों को और महिलाओं को उनकी एक अलग लाइन लगाई गई है और जो अन्य श्रद्धालु हैं उनकी अलग लाइन है। और जो बुजुर्गों के लिए जो भी सुविधाएं प्रशासन ने मुहैया कराई हैं वो पूरी समुचित व्यवस्थाएं हैं। जो नहीं चल सकता है मंदिर तक जा सकता है, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। और अगर जो है कोई भी महिला जो है तो उसको पहले दर्शन कराया जा रहा है। और इसी प्रकार प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कराई हुई है, किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। सब लोग एक जो है सिस्टम के तहत जाके दर्शन कर रहे हैं और भगवान रामलला का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी, मतलब कि जो व्यवस्था बनाई गई थी 23 तारीख को, उसी के अनुसार अभी जो है वो रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं। वैसे बात ये भी हुई थी कि मंदिर का द्वार जो है वो सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुला रहेगा, वहीं दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक। तो क्या वही अभी भी वही व्यवस्था चल रही है, उसी के अनुसार द्वार खुलते हैं मंदिर के और बंद होते हैं? जी हाँ, मंदिर की अभी भी वही व्यवस्था चल रही है। और अगर हम बात करें कि मंदिर के जो मंदिर का जो दर्शन का जो समय है, वो दर्शन का समय सुबह जो है 6 बजे रखा गया है। 6 बजे अगर हम दर्शन के लिए भगवान रामलला के द्वार खोले जा रहे हैं तो सुबह आप ये मान लीजिए कि सुबह जो है लगभग जो है 3 बजे से 4 बजे के बीच में ही श्रद्धालुओं की लाइन लग जा रही है और श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए लाइन में लग जा रहे हैं। और उसके बाद जिसका जैसा नंबर आ रहा है और जो है, क्योंकि जो मेन रोड है जहां से श्रद्धालुओं की लाइन लगती है वहां से लगभग मंदिर के जो गर्भगृह है उसकी दूरी कम से कम 500 मीटर है, तो जाने में एक समय भी लगता है लोगों को वहां तक। तो उसके लिए श्रद्धालु जो है पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ श्रद्धालु भी पूरा सहयोग कर रहे हैं जिला प्रशासन का। और जिला प्रशासन जो है वो भी अपना पूरा जो है श्रद्धालुओं का भी सहयोग कर रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो। और श्रद्धालुओं में भी जो एक उत्साह है, जय श्री राम के नारे के साथ जो है श्रद्धालु भी जो है दर्शन में पूजन में लगे हुए हैं।
वैसे राजीव जी, आज जो मुख्यमंत्री का दौरा है, अयोध्या का दौरा, जहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे, तो इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद होंगे? क्योंकि ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अभी तक जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर में है। गोरखपुर से वो अकेले ही अभी यहाँ उनके आने की संभावना पाई जा रही है। अब उनके आने से पहले यहाँ कौन अधिकारी या कौन उनका कैबिनेट का मंत्री आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 23 जनवरी को जो भी व्यवस्थाएं बनी थी यहाँ पे श्रद्धालुओं को लेके भीड़ को संभालने के लिए, वहाँ यहाँ पे परिवहन मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उनको इस व्यवस्था में लगाया गया था कि वो अनवरत जो है अयोध्या में रहेंगे और वो तब तक रहेंगे जब तक कि श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की व्यवस्था सुगम ना हो जाए और किसी को परेशानी ना हो। तो मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आला अधिकारियों के साथ साथ जो है इनके कैबिनेट के मंत्री जो परिवहन मंत्री है दयाशंकर सिंह की अगवानी में ही श्रद्धालुओं को जो है दर्शन के लिए पूरी व्यवस्थाएं उनकी कराई गई हैं और उनकी देखरेख में ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इससे लगता है कि दयाशंकर सिंह जो है आज इनके साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी राजीव जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली के कई इलाकों में 29 और 30 जनवरी को जल आपूर्ति प्रभावित होगी। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2 दिन के लिए केवल पार्क और उसके आसपास के इलाके के रहने वाले लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि मॉडल टाउन इलाके के केवल पार्क के सामने अरिहंत मार्ग पर दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा 1100 मिमी व्यास वाली पाइप लाइन के इंटर कनेक्शन के कारण 20 जी हाँ, उन्होंने कहा कि 29 और 30 जनवरी को 16 घंटे के लिए शट डाउन किया जाएगा। इसके चलते जल बोर्ड द्वारा लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो जरूरत के अनुसार पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टोरेज कर लें। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, दिल्ली में जो है वो लोगों को पानी की जो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, एक जो है खास जगह बताई गई है कि वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा पानी को लेकर के, जिसके लिए कहा गया है उन्हें कि वो पहले से ही पानी को स्टोर करके रख ले। वैसे अक्सर यही होता है कि जब भी मतलब ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं तो प्रशासन द्वारा ये पहले ही हिदायत दे दी जाती है कि आप पानी को पहले ही स्टोर करके रख ले ताकि आपको आने वाले दिनों में समस्याएं ना हो। वैसे ये जो पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की, तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अब लोगों को आजादी जनता 29 जनवरी और 30 जनवरी को पानी की आपूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं देखकर लोगों की पेश किया जा रहा है कि 29 जनवरी और 30 जनवरी को पानी का जो स्टॉक है वो अपना कहीं ना कहीं करके रखे। मगर यहाँ पर बात करें डीएमआरसी की तरफ से पानी की जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए जो 29 जनवरी और 30 जनवरी को रिपेयरिंग का काम चलेगा, जिसकी वजह से दिल्ली के केवल नगर इलाके की बात करें या फिर कहें जिस तरीके से कहते मंगोलपुरी की कहते थे, आजादपुर की बात करें या फिर और इलाकों की बात करें, वहां पर भी पानी की दिक्कत जो है तो सीधा रोड को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है तो पानी के लिए दिक्कतें जो है तो पहले से ही स्टॉक करके रखे। और जिस तरीके से आज 29 जनवरी है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पानी की संकट जो है वो देखने को मिल सकता है कुछ इलाकों के अंदर। मगर यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पहले से ही एडवाइस जारी की गई है और इसके साथ साथ जो रिपेयरिंग का काम है वो 1100 मिलीमीटर का है और इसको दुरुस्त करने के लिए, यानी इसको ठीक करने के लिए डीएमआरसी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और ये कोशिशें कितनी कारगर हो पाएंगी ये समय ही बता पाएगा। मगर इसको कोशिश जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने के लिए डीएमआरसी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी
जी, मतलब कि पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है जिसकी वजह कर ये समस्या जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। वैसे देखिए 2 दिन जो है यानी 29 और 30 की जो बात की जा रही है तो ये 2 दिन का समय कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि पानी जो है वो बेसिक नीड्स में आ जाते हैं। पानी की ज़रूरत हर दिन हर वक्त पड़ती है। तो ऐसे में तो मान लीजिए उन्होंने कहा है कि स्टोर करके रख लें, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने हिदायत दे दी कि आप पानी को स्टोर करके रख लें, लेकिन इंसान कितना पानी को स्टोर करेगा? तो क्या मतलब कि इस बीच नगर निगम की तरफ से जो पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाते हैं उन इलाकों में जहां पर पानी की किल्लत होती है, तो क्या इन लोगों को भी पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, आम व्यक्ति जो है वो अपने घरों के अंदर ज्यादा पानी स्टॉक जो है वो नहीं कर पाता है, मगर यहाँ पर 29 जनवरी और 30 जनवरी के लिए जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एडवाइस जारी की गई है उसमें भी कहा गया है कि लोग जो है वो अपनी तरफ से स्टॉक करके रखे पानी को। मगर यहाँ पर जिस तरीके से डीएमआरसी जो है वो रिपेयरिंग का काम करेगा और 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 30 जनवरी दोपहर 2 बजे तक ये पानी की जो संकट है वो देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी कुछ इलाकों के अंदर यानी कि आजादपुर की मंडी की बात करें या फिर कहते हैं मॉडल टाउन की बात करें या फिर जिस तरीके से केवल नगर पार्क की बात करें, यहाँ पर पानी की जो कमी होगी या फिर पानी की जो दिक्कतें होंगी उसको लेकर भी दिल्ली जल बोर्ड जो है वो पानी के टैंकरों के इंतजाम बिल्कुल किए जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि लोग जो है वो पहले से ही अपनी तैयारी रखें, क्योंकि अगर ये काम जो अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि 30 को दोपहर तक शाम तक भी होता है तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। और आम व्यक्ति जो है वो इस परेशानी से निपटने के लिए पहले से ही कहीं ना कहीं इंतजाम करके रखे। मगर यहाँ पर जल बोर्ड की तरफ से टैंकरों की सुविधा कितनी दी जाएगी ये जरूर देखना होगा। अगर ये कैसे जनवरी की जगह पर कहीं ना कहीं गर्मियों के अंदर होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी। मगर अब जिस तरीके से डीएमआरसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेगा और जो 1100 मिलीमीटर की जो पाइपलाइन है उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है और जल बोर्ड उनके साथ मिलकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब देखना होगा ये कोशिशें कितनी कारगर हो पाती है और आम जनता को जो परेशानियां होने वाली है उसके लिए जल बोर्ड विभाग जो है वो किस तरीके से टैंकरों का इंतजाम करेगा या फिर आम जनता को किस तरीके से पानी की सुविधाएं मिल पाएंगी, पहले साफ पानी मिलेगा या गंदा पानी मिलेगा, ये तमाम जानकारी जो है वो बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी। मगर लगातार डीएमआरसी की तरफ से और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लोगों को जागरूक जरूर किया जा रहा है। जी, लोगों को तो हिदायतें दी जा रही है कि 29 और 30 को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि हो सकता है ये काम आगे बढ़ सकता है, मतलब इसमें डिले हो सकता है कि 29-30 की जगह और आगे बढ़ जाए, तो लोगों को तो वैसे ही परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। और आपने कहा कि बिल्कुल दिया जाएगा टैंकर, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि कितने तादाद में टैंकर जो है वो इलाकों में पहुँचाया जाएगा, क्योंकि एक ये होती है कि इस इलाके में इतने टैंकर जाएंगे, तो इस बात की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन देखिए जब भी वार्ड में कोई काम होता है, किसी भी वार्ड में किसी भी इलाके में, तो उस वार्ड के जो पार्षद होते हैं उनकी भी संलिप्तता उस कार्य में हो जाती है, फिर चाहे वो किसी की तरफ से भी कार्य हो, उन पार्षदों का वहां पर होना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे में जो है वहां के पार्षद कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर बात करें केवल नगर पार्क की बात करें या फिर आजादपुर की बात करें या फिर क्या मूलचंद की बात करें, तमाम इलाकों की बात करें, यहाँ पर निगम पार्षदों की भी जिम्मेवारी बनती है और उनके द्वारा ही पहले से ही लोगों को जानकारी दी जाती है कि लोग जो है वो अपने लिए कहीं ना कहीं पानी का इंतजाम करें और किस समय पानी के टैंकर आएंगे इसकी भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। किस समय के लेकर किस समय तक पानी की आपूर्ति की जाएगी और कहाँ पर इसकी पाइपलाइन जो दुरुस्त की जा रही है, तमाम जानकारी जो है वो निगम पार्षदों के द्वारा आम जनता तक पहुंचाई जाती है। आम जनता की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं वो पानी को लेकर पहले ही कहीं ना कहीं परेशानियों में जूझती नजर आती है, क्योंकि घरों के अंदर ज्यादा पानी स्टॉक जो है वो नहीं किया जा सकता है। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं अब जनता जो है वो शायद 2 दिनों के लिए जरूर परेशान हो सकती है और इनकी परेशानियों का हल जो है वो अधिकारियों के पास है। निगम पार्षदों की बात करें तो निगम पार्षद को अपने वार्ड के अंदर कितने लोगों को पानी देना है और कितने लोगों के लिए पानी के टैंकर जो है वो मंगाने, तमाम जानकारी जो है वो निगम पार्षदों के पास है। और निगम पार्षद किस तरीके से जल बोर्ड से के साथ मिलकर कार्य करेंगे, जल बोर्ड के कितने टैंकर आ पाएंगे और जल बोर्ड के पास कितने टैंकर हैं ताकि आम जनता तक पानी की जो आपूर्ति है वो करवाई जाए। अगर यहाँ पर डीएमआरसी की बात करें तो डीएमआरसी बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसको पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनता को होने वाली जो परेशानी है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिल सके। जी
ये आपने सही कहा कि ये तो निगम बताएगी कि उसके पास कितने टैंकर हैं, तभी तो वो कर पाएगी। वैसे एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि क्या ये 2 दिन जो है वो पानी उन इलाकों में पूरी तरह से बंद रहेंगे या फिर कभी कभी खोला भी जाएगा? क्योंकि जब पाइप का काम चलेगा तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि पानी जो है वो प्रॉपर मतलब कनेक्शन को काट दिया जाएगा। तो क्या वाकई में वो 2 दिन तक पूरी तरीके से कनेक्शन को काट दिया जाएगा या फिर रात के वक्त या सुबह के वक्त किसी वक्त 1-2 घंटे के लिए पानी दी जाएगी लोगों को? देखिए, यहाँ पर बात करें डीएमआरसी की तरफ से बिल्कुल ये जानकारी दी गई है और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि 29 जनवरी को लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 30 जनवरी दोपहर 2 बजे तक की ये पानी की जो पाइपलाइन है इसको काटा जाएगा और इसको दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, यानी कि दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें डीएमआरसी की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं ये समय जरूर निर्धारित किया गया है, मगर ये शायद समय जो है वो थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, यानी कि दोपहर 2 बजे की जगह पे शाम तक भी हो सकता है। ये इसको दुरुस्त करने के लिए लगातार डीएमआरसी जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। दूसरा यहाँ पर जल बोर्ड की बात करें, जल बोर्ड की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि आम जनता को अगर पानी की परेशानी होती तो टैंकरों का इंतजाम किस तरीके से करना होगा, उनके पास कितने टैंकर है, निगम पार्षदों से पूरी जानकारी लेनी होगी कि उनके वार्ड के अंदर कितने लोग हैं और कितने लोगों को कहाँ टैंकर जो है वो पहुंचाने हैं। मगर यहाँ पर लगातार कभी अभी तक पूरी तरीके से जानकारी जो है वो मीडिया तक नहीं दी गई है, मगर ये जरूर जानकारी दी गई है कि केवल नगर पार्क के आसपास के जो एरिया है उस जगह पर कहीं ना कहीं पानी की जो दिक्कतें हैं वो आ सकती है और इसको लेकर आम जनता से भी एडवाइजरी जारी की गई है। आम जनता जो है वो अपने लिए पानी का इंतजाम जो है वो पहले से ही करके रखे। मगर इसकी जो जानकारी है वो ना तो 27 जनवरी को दी गई है, ना ही 28 जनवरी को दी गई है। 28 जनवरी को दोपहर को ही इसकी जानकारी दी गई है ताकि आम जनता तक संदेश पहुंच सके। मगर आम जनता तक संदेश पहुंचा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देरी से पहुंचा है, जिसकी वजह से आम जनता को कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। मगर इसके लिए कहीं ना कहीं जल बोर्ड जो है वो किस तरीके से जल का इंतजाम कर पाएगा या फिर पानी की पाइपलाइन किस तरीके से ठीक हो पाएगी, ये 30 जनवरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा, क्या बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है कि इस कार्य में कितने इंजीनियर और कितने मजदूर लगाए जाएंगे? क्योंकि जितने ज्यादा लोग कार्य में जुटेंगे वो काम उतनी ही जल्दी होगी, क्योंकि पानी और बिजली का मसला जो है वो बड़ा मसला हो जाता है। तो क्या इस बात की कोई जानकारी दी गई है बोर्ड की तरफ से कि हाँ इस कार्य में इतने इंजीनियर या फिर इतने मजदूर लगाए जाएंगे और सुबह से लेकर के रात तक कार्य होगा, या फिर कुछ टाइमिंग ही है कि मजदूर आएंगे काम करेंगे और चले जाएंगे फिर चाहे काम हो या ना हो? देखिए, डीएमआर सर की बात करें और जल बोर्ड की बात करें, दोनों की तरफ से ये जरूर जानकारी दी गई है कि 29 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के दोपहर तक पानी नहीं मिलेगा, आम जनता को पानी का इंतजाम करना होगा। दूसरा यहाँ पर अभी तक डीएमआरसी की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि कितने इंजीनियर इसमें काम कर रहे हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं और इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। तमाम जानकारी जो है वो अभी तक डीएमआरसी की तरफ से नहीं दी गई है, मगर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाएगा ताकि आम जनता को पानी की होने वाली जो परेशानियां है उससे राहत मिल सके। मगर ये पानी की राहत जो है वो किस तरीके से मिल पाएगा, और दिल्ली जल बोर्ड की दोहरी भूमिका बनती है, क्योंकि एक तो डीएमआरसी के साथ साथ काम करना है और लाइन को दुरुस्त करना है, दूसरा जल बोर्ड की द्वारा कहीं ना कहीं टैंकरों की व्यवस्था भी करनी है और आम जनता को कहीं ना कहीं पानी से थोड़ी बहुत राहत भी देनी है। मगर वो राहत किस तरीके से मिल पाएगी, और दूसरा यहाँ पर 30 जनवरी की दोपहर तक क्या डीएमआरसी इसको ठीक कर पाएगा, ये अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाएगी। मतलब ये देखने वाली बात होगी राजीव जी, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा।
सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब जैसा कि बोर्ड एग्जाम जो है वो काफी नजदीक है, तो बता दें कि स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। परीक्षा के दौरान छात्रों में होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए स्कूली बच्चों से मिलते हैं। पीएम मोदी बच्चों को कई टिप्स बताकर मोटिवेट भी करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में सिर्फ टॉपर बनना ही सब कुछ नहीं है। टॉपर नहीं आने वाले बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो टॉपर नहीं आते हैं वे भी अलग अलग फील्ड में कीर्तिमान हासिल करते रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सोमवार यानी कि 29 जनवरी को दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम में देश की चुनिंदा स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे, यानी कि कुछ ही स्कूल के बच्चे होंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि जयपुर की 2 स्कूलों यानी कि संगानेर स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल और वैशाली नगर स्थित जयश्री पेड़ीवाल ग्लोबल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पिछले दिनों जयपुर के विद्या आश्रम स्कूल मंच नेशनल लेवल का स्किल एक्सपो आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर की 30 स्कूलों के 600 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। जयपुर की सुबोध स्कूल और जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के प्रोजेक्ट टॉप 3rd पोजीशन पर थे। ऐसे में इन दोनों स्कूलों की टीमों का चयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो जी अखिलेश जी, जैसा कि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, अब जो है वो समय आ चुका है जब बच्चे जो हैं वो अपनी पहली सीढ़ी, जी हाँ, कामयाबी की पहली सीढ़ी में कदम रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है ये जो बोर्ड परीक्षा होता है, जब बच्चे अपने स्कूल से निकलकर किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं और एग्जाम देते हैं, जहाँ पर ना तो उनके खुद के टीचर होते हैं, ना ही उनका वो क्लासरूम होता है और ना ही वो उनका बेंच होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक अलग ही भावना होती है और डर का भी माहौल होता है कि दूसरा स्कूल है, दूसरे टीचर है और ये पहली बार है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो माध्यमिक एग्जाम होता है, इस एग्जाम को जब बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो उस पर कदम रखते हैं। तो अब इसी को लेकर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं छात्रों को मोटिवेट करते हैं। और ये जरूरी होता है क्योंकि अक्सर खबरें यही सामने आती हैं कि जब भी रिजल्ट आता है तो कई दुखद घटनाएं और खबरें हमारे बीच निकलकर सामने आती हैं, जो वाकई में बहुत दुखद होती हैं कि सिर्फ नंबर कम होने की वजह कर या फेल होने की वजह कर बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री हमेशा जो है हर साल इस पर परीक्षा पर चर्चा करते हैं और छात्रों को समझाते हैं कि इस तरह की चीजें ना करें, मोटिवेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। वैसे फिर से अब जो है उनका ये कार्यक्रम है जिसमें 2 स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे कैसा रहेगा ये कार्यक्रम? प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में बच्चों को क्या क्या बताने वाले हैं, कैसे मोटिवेट करने वाले हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह के साथ में लोग परीक्षा पे चर्चा को सुनते हैं और खास तौर से नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए युवा होते हैं। इसके साथ साथ जो छात्र होते ही तो हैं, साथ ही साथ शिक्षक भी, अभिभावक भी, सभी लोग उपस्थित होते हैं। और इनके बीच में जब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हो निश्चित तौर पर अपने व्याख्यान देते हैं, एक मोटिवेट करते हैं, तो काफी उत्साह भी नजर आता है। लोगों के अंदर जोश भी भरने का जो काम है, खास तौर से अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, क्योंकि तीनों वर्ग ऐसे हैं जो एक छात्र को ऊपर तक, सीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर डर का भय बना तो रहता है, लेकिन यथावत देखने को मिलता है कि जो भय है वो कहीं ना कहीं शिक्षक हो या अभिभावक हो, अगर प्रेशराइज ना करे तो जो छात्र है वो निश्चित तौर पे अपनी सीढ़ी पार कर लेता है। सीढ़ी पार करने के बाद कई ऐसे जो फैसले हैं जो उनको स्वयं लेना होता है,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसके अलावा असफल के साथ साथ कम नंबर आ जाने के कारण कई आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आती है। इससे बचने के लिए बाकायदा नरेंद्र मोदी जी ने 2018 से परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजन किया है। अब लगभग 2,66,00,000 इस वर्ष जुड़ने वाले हैं पूरे देश से, जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो आज दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये सब उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ जो छात्र हैं छत्तीसगढ़ के अनेकों क्षेत्र से, खासतौर से सुदूर अंचल जो नक्सल क्षेत्र है वहां से भी बच्चे आकर के सुनेंगे। खासतौर से जो मुख्यमंत्री है ये कार्यक्रम का आयोजन एकदम व्यापक रूप से किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक त्योहार के रूप में भी देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी उत्साह है बच्चे लोग, तो इससे काफी मोटिवेट मिलेंगे। और मार्च में जो 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा किस तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ने में किस तरीके से हम जो प्रधानमंत्री हैं उनके वक्तव्य को सुन करके और किस तरीके से अपने जो निर्णायक फैसले हैं और परीक्षा में किस तरीके से और मोटिवेट हो करके अपने मित्र सहपाठी को और किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, परीक्षा में किस तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं, इन तमाम विषयों के बारे में आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पे इस चर्चा सार्थक के तौर पे भी देखा जा रहा है। जी। वैसे आपने सही कहा कि ये जो परीक्षा पर चर्चा है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसको जो है पेरेंट्स और टीचर भी काफी उत्साह के साथ सुनते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत जगहों में, बहुत घरों में हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स ये दबाव बनाते नजर आते हैं कि हमें 90% मार्क्स चाहिए आपसे, जबकि बच्चा अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। या फिर टीचर ये डिमांड करते नजर आते हैं बच्चे से कि आपको हमारे स्कूल का नाम बढ़ाना है, आपको इतने % मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर और पेरेंट्स को भी इस जो प्रधानमंत्री का ये जो चर्चा है वो उनको भी सुनना चाहिए, ताकि जब प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि सिर्फ आगे आना या फिर पास हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हार जीत और फर्स्ट सेकंड तो ये जिंदगी का हिस्सा है, आज वो आगे तो कल हम आगे। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही। वैसे अगर हम एक और चीज पर ध्यान दें कि ये जो चर्चा होती है तो इसमें अगर हम बात करें पिछले दिनों से लेकर के अब तक की, तो कहीं ना कहीं इस पर तो प्रधानमंत्री मोटिवेट करते ही बच्चों को। तो जो पहले जो घटनाएं हुआ करती थी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर, जब जैसे ही रिजल्ट आता था उसके साथ ही कई खबरें हमारे बीच निकलकर सामने आ जाती थी, तो क्या उन घटनाओं में इसके बाद से कमी आई है? क्या इसके बाद से छात्रों के दिमाग पर प्रधानमंत्री मोदी का जो बातें होती हैं उनका असर पड़ा है? क्या छात्र जो है इस बात को मान लेते हैं कि हाँ चलो आज अगर हारे हैं तो कल जीतेंगे, आज पीछे हैं तो कल आगे होंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे छात्रों के जो अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिलता ही है। लेकिन एक बात तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है उससे अब तक की अगर मौत का जो आंकड़ा देखा जाए काफी कम हुआ है। इसके साथ साथ कई ऐसे जो छात्र हैं जो काफी हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्साहित करते हैं लोगों को, खासतौर से अभिभावक को और शिक्षक को, उनको उत्साह करते हैं। तो एक छात्र के ऊपर जो बर्डन होता है वो काफी कम हो गया है। इसके कारण ही, क्योंकि लगातार देखने को मिलता था जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद कोई 98% लेकर के आ रहा है और वहीं एक छात्र 83% लेकर के आ रहा है, तो 83% वाला हताश होकर के आत्महत्या को चुनाव कर लेता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब मोटिवेट हो गए हैं और लोग, जो बच्चे हैं वो काफी उत्साह नजर आ रहे हैं और परीक्षा को लेकर के एक त्योहार के तौर पे देख रहे हैं और उत्साह के साथ में जाकर के एग्जाम दे रहे हैं। तो इसी का परिणाम है जो सफलता हासिल करते हैं। बिल्कुल, हम भी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि वो बिल्कुल भी एकदम इत्मीनान से जाएं एग्जाम देने, अपनी परीक्षा को दे, बिल्कुल शांत होकर के। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर आज आपके नंबर कम आते हैं या आप किसी कारण फेल हो जाते हैं तो आपके पास मौका खत्म नहीं होता है। आपको जिंदगी ने बहुत मौके दिए हैं। आपके साथ अगर आज बुरा हुआ है तो कल जरूर अच्छा होगा। आज अगर आप हारे हैं तो कल जरूर जीतेंगे, क्योंकि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन फिर वो आगे भी बढ़ते हैं। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस बार पंजाब सरकार से पूछा गया था कि पंजाब अपनी झांकी लगाएगी या नहीं।
4 अगस्त को झांकी की इच्छा व्यक्त करते हुए केंद्र को चिट्ठी लिखी गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस बार पंजाब सरकार से पूछा गया था कि क्या पंजाब अपनी झांकी लगाएगा या नहीं। हमने अगस्त 4 को झांकी की इच्छा व्यक्त करते हुए चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी थी। हमने 3 डिजाइन भेजे थे। एक थी पंजाब की कुर्बानियां और शहादतों का इतिहास, दूसरी माई भाग, जी उन्होंने लिखा कि दूसरी जो थी वो माई भागो फर्स्ट लेडी वॉरियर ऑफ इंडिया, और तीसरी पंजाब की अमीर विरासत और इतिहास। 3 मीटिंग केंद्र सरकार के नुमाइंदों से इसे लेकर हुई। पिछले 26 जनवरी को भी पंजाब की झांकी नहीं थी, वहीं इस बार भी पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। आज ही इसकी चिट्ठी हमें मिली है। सीएम मान ने आगे कहा कि पंजाब में शहादजादों की शहादत के दिन चल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बीजेपी सरकार ने पंजाब के साथ एक और बड़ा भेदभाव करने के लिए ये दिन ही क्यों चुने। इस साल 26 जनवरी की तालिका, जी उन्होंने कहा कि इस साल जो है वो 26 जनवरी की तालिका से भी पंजाब को बाहर कर दिया गया है। हमारी तरफ से कोई तरह की टैबलो भेजी गई, जी उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कई तरह की टैबलें जो है वो भेजी गई। इस साल गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए सिर्फ 20 राज्यों को मौका दिया गया। पंजाब और दिल्ली को इससे बाहर रखा गया। और इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी जी जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमित जी, इस बार जो है 26 जनवरी में पंजाब की झांकी देखने को नहीं मिली। इसको लेकर के भगवंत मान ने जानकारी साझा कर दी है कि क्यों। उन्होंने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पंजाब और दिल्ली को इसमें शामिल नहीं किया गया। सभी झांकियां हमने देखी जो काफी आकर्षित थी, अपनी संस्कृति को पेश कर रही थी, अपने यहाँ होने वाले डेवलपमेंट को वो झांकी जो है वो दर्शा रही थी, लेकिन पंजाब की झांकी देखने को नहीं मिली। इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बात की जाए 26 जनवरी के अवसर पर जो लाल किले में जो परेड निकलती है, उसमें अक्सर जो है हर स्टेट की जो है झांकी जो है उसमें दिखाई जाती है। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है केंद्र पर जो है निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि जिस जगह पर जो है बीजेपी की सरकार नहीं है, उस स्टेट की जो है झांकी जो है नहीं दिखाई गई। चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, साफ तौर पे 2 अगर स्टेट्स की बात की जाए तो उनको जो है बिल्कुल साफ तौर पे पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्होंने जो है बात की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पे बताया कि हमने जो है 3 झांकियां जो थी केंद्र सरकार को भेजी थी। माई भागो की झांकी थी, शहीद भगत सिंह की झांकी थी, और नारी शक्तिकरण को लेके जो झांकी जो थी वो वहां पे रखी गई थी कि ये झांकियां जो है 26 जनवरी के अवसर पर जो है दिखाई जाए। मगर जो है बिल्कुल केंद्र ने जो है नकार दिया कि ये झांकियां जो है ये हम जो है नहीं दिखा सकते। तो इसको लेके जो थे कि पंजाब के अंदर जो है झांकियां जो है दिखाई जाएंगी। पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया था कि हम जो है 26 जनवरी के अवसर में जो है पंजाब में जो ये झांकियां दिखाएंगे। हालांकि लुधियाना में जो कार्यक्रम हुआ था वहां पर जरूर जो झांकियां दिखाई गई, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे पंजाब में जो ये झांकियां हैं जो दिखाई जाएंगी। उसी के उपलक्ष्य में अगर बात की जाए तो कल जो है खरड़ के जो एरिया है वहां पर जो झांकियां कल दिखाई गई, आज मोहाली से होते हुए सिरकपुर और आगे जो है डेरा बस्सी के लिए जो ये झांकियां जो है दिखाई जाएंगी। जी अच्छा, कर्तव्य पथ पर जो इतनी झांकियां हमें देखने को मिली, जो काफी अच्छा लग रहा था, गर्व महसूस करा रहा था, अपने अपने राज्य के लिए एक गौरव की बात थी कि उनकी झांकी जो है कर्तव्य पथ पर दिखाई गई। ऐसे में पंजाब को अलग कर देना, ये उन्होंने कहा कि मैंने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन क्या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई जवाब आई कि हाँ हम आपकी झांकी नहीं दिखाएंगे? कोई खास वजह, या सिर्फ ऐसे ही जो उन्होंने कहा कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की झांकी नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल, अगर 26 जनवरी के अवसर की बात की जाए तो अक्सर जो है लाल किला पर जिस तरह से झांकियां निकाली जाती हैं, और हर स्टेट के लिए गौरव की बात होती है कि उनकी जो झांकियां वहां पर निकाली जाती हैं। मगर अगर पंजाब की बात की जाए तो भरोसेमंद सूत्रों की अगर मानी जाए तो पिछली बार भी जो है पंजाब की झांकी जो है नहीं दिखाई गई थी, और इस बार भी जो झांकी जो है नहीं दिखाई गई। तो साफ तौर पे जो है आम आदमी पार्टी जो है यही आरोप लगा रही है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है सिर्फ उन्हीं स्टेट्स की जो है झांकियां जो है दिखाई जा रही है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट इस मामले में याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी होगी, लेकिन सर्वे के उन्होंने कहा कि सर्वे पर जो है अंतरिम रोक होगी। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, तो बाकी बचे 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की है और पूरी जमीन उन्हें देने की मांग हिंदू पक्ष कर रहे हैं। बता दें कि आज जो है वो फैसला आने वाला है कोर्ट का। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही के दिन सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भी इस बात को लेकर के कोर्ट में बातें हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमन जी, कहा जा रहा है कि आज जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जो चल रहा था, इस पर मुस्लिम पक्ष को लेकर आज जो है वो कोर्ट में सुनवाई होगी। कितने बजे तक ये सुनवाई होने की संभावना है? वैसे देखिए, आज इसकी जो याचिका की जो सुनवाई है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जिसको लेकर करीब 11 से 12 का जो इसका शायद मतलब जो इसकी जानकारी हमें मिली है वो समय रखा गया है। तो ये भी एक जो बड़ा मुद्दा है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का शाही ईदगाह मस्जिद का, और इसको लेके आज सुनवाई हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उन्होंने जो सर्वे जो था कमिश्नर उसको हटाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसको लेकर जो है आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो सकती है और कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है लोगों के बीच आए। जी, वैसे ये बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ये सेंसिटिव मुद्दा भी है, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, इस पे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये फैसला है। तो ऐसे में ये जो सुनवाई आज होगी, तो कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई है तो वो उसको लेके सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि जो अगर धर्म की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो वो अपने अपने जिलों में कर दी जाती है, लेकिन सुनवाई होती है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के नजरें टिकी होती हैं लोगों की, क्योंकि पहले भी एक बारी इसकी सुनवाई हो चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो दोबारा से आज इसकी सुनवाई है, तो इसको लेकर आज जो भी फैसला आएगा वो जनता के बीच आ जाएगा। वैसे क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी है कि फैसला किसके पक्ष में आने के ज्यादा आसार लग रहे हैं? देखिए, कोर्ट का मुद्दा है, कोर्ट का मुद्दे में जो फैसला है वो उसको ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, हालांकि जब मुस्लिम पक्ष ने जब पिछली बार में जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तो उनको एक राहत भरी खबर मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो हो सकता है कि कुछ राहत भरी खबर इस बार भी उनको मिले। लेकिन ये कोर्ट का मामला है तो कोर्ट की सुनवाई से ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30 और 31 जनवरी से अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 3 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार है। इस अवधि के दौरान निचली पहाड़ियों यानी कि मैदानी इलाकों में अंधड़ बिजली चमकने और मध्य ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में
अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। इस अवधि के दौरान औसत अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है, जबकि मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य और मध्य और ऊंची पहाड़ियों के लिए सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। साझा करने के लिए हमारी संवाददाता जो है टीना ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जी टीना जी, ये तो सर्दी का कहर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट जारी कर रही है। वैसे क्या हाल है मौसम का? जी देखिए, हिमाचल की अगर हम बात करें, जो लोग हैं यहाँ पे और या चाहे पर्यटकों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, बर्फबारी का जो इंतजार है वो बड़ी शिद्दत से यहाँ किया जा रहा है, लेकिन जो बर्फबारी है वो यहाँ पे हो नहीं रही है। और ऐसे में आप देखिए, जनवरी का महीना जो है पूरा निकलने वाला है और अभी तक जो है यहाँ पे बर्फबारी जो है वो बारिश और बर्फबारी दोनों ही नहीं हो पाई है और इस कारण जो है दिक्कतें भी वो बढ़ रही हैं। अब जो है आगामी दिन जो है 30 और 31 जनवरी यानी अगले 2-3 दिनों तक जो बारिश और बर्फबारी है उसकी वो होने की जो पूर्वानुमान है वो मौसम विज्ञान की विभाग ने बताया है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा तो 30 और 31 जनवरी को जो है बताया जा रहा है कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और इसको लेके जो है 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है किन्नौर के लिए जो भारी बर्फबारी को जो येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी तक जो बताया जा रहा है बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो हिमाचल में जो है हिमाचल के कई भागों में जो है वो जारी रहेगा और मैदानी इलाकों में जो है वो भारी बारिश जो है वो हो सकती है। और इस दौरान जो है औसत अधिकतम जो तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने की जो है वो संभावना है। और आपको बताएं कि हल्का जो हिमपात है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हो रहा है, रुक रुक के दिनों में हो रहा है, लेकिन जो जिस तरह मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, वहाँ जो जिस तरह से अभी जनवरी में जो है सफेदी देखने को मिलती थी यानी बर्फबारी जो है वो अभी तक हो जाती थी, वो न होने के कारण जो है आगामी दिनों में जो है दिक्कतें जो है वो चाहे वो बागवान है चाहे वो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो इसको लेके जो लोग हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो और जो लोग हैं वो जो बर्फबारी के कारण जो दिक्कतें हैं उनसे जो है वो उनको जो है राहत मिल सके। जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जहां पर हम हैं वहां पर बैठे बैठे हमारी जो ब्यूरो चीफ है टीना जी, वो हमें हिमाचल की जो मौसम का हाल हमारे बीच हमारी ब्यूरो चीफ साझा कर रही हैं। मैं टीना जी से ये पूछना चाहूंगी, टीना जी वैसे आपके वहां पर जो स्कूल तो खुल चुके होंगे, तो वहां पर बच्चों की क्या तादाद है स्कूल में अभी? देखिए, वैसे तो अधिकतर जो स्कूल हैं वो मार्च में यहाँ पे खुलते हैं क्योंकि जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है वो मार्च में यहाँ पे खुलेंगे। हालांकि जो मैदानी इलाकों में ऊना की तरफ है और केंद्रीय विद्यालयों की अगर बात करें वो खुल चुके हैं, लेकिन जो ठंड है, जो यहाँ पे ठंड है वो बहुत ज्यादा तीखी है। और जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे बारिश और बर्फबारी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो बीमारियां हैं वो भी लगातार यहाँ पे जिस तरह सर्दी जुकाम है वो लगातार जो घेरे हुए हैं वो लोगों को। और मानना यही जा रहा है कि अगर बर्फबारी जल्द नहीं होती है तो आने वाले जी टीना जी 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 टीना जी, वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो बता दें कि अभी हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारे बीच वहां के मौसम का हाल साझा कर रही थी। फिलहाल ये कार्यक्रम यहीं तक, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहे ANB न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।